वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज प्रबल सीरीज के अंतर्गत जो 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है उसके अंतर्गत आज हम लोग गुप्त काल से संबंधित एमसीक्यूज को देख रहे होंगे। ठीक है, पहला एमसीक्यू देखिए क्या कहता है कि हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक था। ठीक है, दूसरा इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की और तीसरा की जो हरिसेन थे ये मुख्यतया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है, थोड़ा हम लोग गुप्तों के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं। इस वंश के जो संस्थापक है ना, वो माना जाता है कि कोई श्री गुप्त थे, उसके बाद घटोत्कच हुए, घटोत्कच के बाद कौन से व्यक्ति हुए हैं तो चंद्रगुप्त प्रथम हुए हैं, उसके बाद समुद्रगुप्त हुए हैं और समुद्रगुप्त के बाद सबसे आखिर में कौन से व्यक्ति हुए हैं तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसको मान लीजिए कि विक्रमादित्य लिखा हुआ है, विक्रमादित्य द्वितीय। शासनकाल की बात की जाए तो श्रीगुप्त 240 से 280, घटोत्कच 280 से लेकर के 319 या 320, चंद्रगुप्त जो प्रथम है वो 320 से लेकर के 335। ठीक है, इसके बाद समुद्रगुप्त लगभग 335 से लेकर के 380 और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय जो है वो 380 से लेकर के 412। ठीक है, एग्जाम में पूछे संस्थापक कौन तो श्रीगुप्त, पहले वास्तविक शासक कौन तो चंद्रगुप्त वन। सबका शासनकाल भी याद रखेंगे और ये भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा शासन किया गया है समुद्रगुप्त के द्वारा। ठीक है, लगभग 45 वर्षों तक। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा कौन से तो चंद्रगुप्त दो विक्रमादित्य, और जितने भी 14 विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में रहे हुए हैं उनमें भी सबसे सर्वाधिक फेमस जो विक्रमादित्य हैं यही है। ठीक है, इन्हीं के राज दरबार में उज्जैन में आपको 9 रत्न रहते थे और सबसे वीर सबसे प्रतापी राजा समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके बाद आगे जाकर के 2-3 और शासक होते हैं, जैसे कुमारगुप्त होते हैं जो नालंदा यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करते हैं, भानुगुप्त वगैरह होते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हरिसेन समुद्रगुप्त का संधि विग्रहक था। ठीक है, हरिसेन के बारे में जानेंगे कि समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति है और प्रयाग प्रशस्ति लिखने वाला व्यक्ति कौन है हरिसेन। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति राजा की बड़ाई में कुछ चीजें लिखता है वो तो राजकवि हुआ। तो यहाँ पर एक नया शब्द संधि विग्रहक क्यों दिया हुआ है तो राजकवि होने के साथ साथ युद्ध और शांति का भी मंत्री था। ठीक है, हरिसेन वाज अ मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी है। और हरिसेन मुख्यतया चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था। ठीक है, हरिसेन मुख्यतया समुद्रगुप्त के राज दरबार में थे और ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि समुद्रगुप्त के मरने के साथ साथ हरिसेन भी मर गए होंगे, बट मुख्यतया शब्द जुड़ा हुआ है, इसीलिए ये स्टेटमेंट आपको गलत होगा। ठीक है, समुद्रगुप्त का संधि विग्रही मतलब युद्ध और शांति का मिनिस्टर था, प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं बल्कि समुद्रगुप्त के राज दरबार में। आंसर हो जाएगा ए। संधि विग्रहक और दरबारी कवि उसी ने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ की रचना की है और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि गुप्त काल में संधि विग्रहिक का संबंध किससे था। अभी हम लोगों ने देखा कि वॉर एंड पीस का मिनिस्टर था, तो वॉर एंड पीस से संबंधित शब्दावली कौन सी है। राजस्व नहीं हो सकता है, न्याय नहीं हो सकता है, सेना हो सकता है, क्योंकि वॉर के लिए क्या चाहिए होगा ना कि आपको सेना चाहिए होगा। लेकिन ज्यादा कंक्लूसिव ज्यादा अच्छा ऑप्शन क्या होगा, विदेश नीति। ठीक है, किस राजा के साथ आप युद्ध करेंगे और किसके साथ आप शांति की नीति प्रदर्शित करेंगे, इसके लिए विदेश नीति चाहिए होगी। और संधि विग्रह मतलब एग्जैक्टली फिर क्या होगा, विदेश आपका मंत्री या विदेश नीति को संभालने वाला मंत्री। ठीक है, सी आंसर सही होगा। अगला देखिए, प्रयाग प्रशस्ति अभी हम लोगों ने देखा कि हरिसेन के द्वारा रचा गया है, पहला चीज। दूसरा, एरन अभिलेख किसका है तो एरन अभिलेख भानुगुप्त का है और इसमें किस चीज का संदर्भ दिया गया है तो भारत के इतिहास में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। माना जाता है कि इसी भानुगुप्त के कोई सेनापति थे गोपराज, जो खूनों से लड़ते हुए मारे गए और इनके मृत्यु के पश्चात इनकी जो वाइफ थी, इनकी जो भार्या थी, इनके साथ ही अग्नि पर वो सती हो गई। ठीक है, तो भारत में सती सिस्टम का पहला रेफरेंस जानेंगे तो यही एरन अभिलेख
किसका है? भानुगुप्त का। और उस एग्जैक्ट सेनापति का नाम भी जानेंगे, एग्जाम में पूछ देंगे, गोपराज, जो हुनों से लड़ते हुए मरे। देवगढ़ टेम्पल कहां पर है, किसके लिए जाना जाता है? तो दशावतार टेम्पल के लिए जाना जाता है। ठीक है, दशावतार मतलब भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। ठीक है, वो मछली से शुरू हुआ है, फिर कूर्म, फिर वराह, फिर नरसिंह, इस तरीके से करके। ठीक है, यहाँ पर ना दो प्रमुख आपको चित्र मूर्तियां पाई जाती हैं। एक तो शेष नाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु, और दूसरा नर नारायण की मूर्ति, नर नारायण की मूर्ति। ठीक है, नर नारायण का क्या सिग्निफिकेंस है? तो आप जानेंगे कि कर्ण जो था ना महाभारत में, वो पिछले जन्म में सहस्त्र कवच नाम से एक राक्षस था, या जम्बोधव नाम से एक राक्षस था। उसने ऐसा वरदान हासिल कर लिया था कि भैया मेरा एक कवच वही आदमी तोड़े जो 1,00,000 सालों की तपस्या कर सके। तो कम से कम 1,00,000 गुने 1,000 सालों तक वो जीवित रहने का उसका संकल्प था। लेकिन देवताओं ने कॉन्सेप्ट दिया कि देवभूमि उत्तराखंड में जो व्यक्ति एक दिन की भी तपस्या करेगा ना, वो 1,00,000 सालों का उसको प्रतिफल मिलेगा। तो नर नारायण जाकर के उस सहस्त्र कवच से लड़ने लगे। एक व्यक्ति इनमें से तपस्या करता था, दूसरा व्यक्ति क्या करता था? युद्ध करता था, और एक कवच एक दिन में तोड़ देता था। अगले दिन पता चला कि नर जो युद्ध कर रहे थे वो तपस्या में बैठ गए, और नारायण भगवान विष्णु जाकर के लड़ने लगे। नर अगले जन्म में अर्जुन हुए और नारायण भगवान कृष्ण हुए। ठीक है, तो इस कहानी को भी पोर्ट्रे किया गया है। देवगढ़ मंदिर है कहाँ? तो ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। इस एक चीज को भी जानेंगे। ठीक है, और रोमक सिद्धांत फिर किससे संबंधित है? तो ये खगोल शास्त्र से संबंधित है। हिंदी माध्यम के बच्चे कभी भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। इंग्लिश मीडियम में दो एक जैसा शब्द होता है, एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है एस्ट्रोनॉमी। तो ये एस्ट्रोनॉमी खगोल शास्त्र पे पुस्तक है, ग्रहों की गणना के ऊपर, उनकी चाल के अध्ययन के ऊपर ये पुस्तक है। जबकि जो एस्ट्रोलॉजी होता है वो ज्योतिष शास्त्र हो गया, हमारे हाथ की रेखाएं वगैरह। ठीक है, तो फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। प्रयाग प्रशस्ति, हरिसेन, एरन अभिलेख, भानुगुप्त। ठीक है, और देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात कर ही लिया। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जानेंगे कि भारत का नेपोलियन मतलब नेपोलियन कौन सा व्यक्ति है? 1789 में फ्रांस में क्रांति होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, और वहां से नायक बन करके निकलता है नेपोलियन। ठीक है, तो इसी नेपोलियन के नाम पर यूरोपीय इतिहासकारों ने कहना शुरू कर दिया कि ये आदमी ने बहुत सारे युद्धों में विजय प्राप्त की। हालांकि वाटरलू के युद्ध में वो हार भी गया, लेकिन समुद्रगुप्त को भी इन्हीं से, इसी व्यक्ति से जोड़ करके देखा जाता है। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि समुद्रगुप्त का जो शासन काल था वो 335 से लेकर के 380 एडी था। इसका मतलब कि ये काफी पहले एग्जिस्ट करते होंगे। बावजूद इसके यूरोपियन इतिहासकारों ने हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए भारत का नेपोलियन कहा है समुद्रगुप्त को। वास्तव में होना चाहिए कि भाई यूरोप का समुद्रगुप्त कौन है, तो वो नेपोलियन है। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। और रीजन क्या है कि उसने दक्षिण पथ सहित अनेक राज्यों को पराजित किया। ठीक है, पराजित क्या किया? तो पराजित किया। इसी इलाहाबाद प्रशस्ति में, प्रयागराज प्रशस्ति में मेंशन किया गया है कि मेरा जो राजा है, हरिसेन लिखता है, उसने 5 तरह के राज्यों को जीता हुआ है। ठीक है, 5 तरह के राज्यों को जीता हुआ है। एक तो उत्तर भारत के राज्य हो गए, एक हिमालयी क्षेत्र के राज्य हो गए, एक विंध्य क्षेत्र के राज्य हो गए, चौथा उसने कुशानों और शकों को भी जीत रखा है, और पांचवा मेरे राजा ने दक्षिण भारत को भी जीत रखा है। ठीक है, तो इन्हीं सब कारणों से कहा जाता है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को, क्योंकि उसने दक्षिणापथ सहित अनेक राज्यों को पराजित किया। ठीक है, दक्षिणापथ मतलब दक्षिण भारत। ठीक है, तो दोनों सही है और सही स्टेटमेंट भी है। ध्यान रखेंगे, ये भी अलग से क्वेश्चन पूछ देते हैं कि कौन सा व्यक्ति है जो समुद्रगुप्त को बोलता है भारत का नेपोलियन, तो विंसेंट स्मिथ बोलता है। और आज के समय में इतिहासकारों का मानना है ना कि जो राजा रंजीत सिंह थे, जो लाहौर से रूल करते थे, इनके आर्मी कमांडर हरि सिंह नलवा को भी भारत का नेपोलियन कहना चाहिए। हरि सिंह नलवा,
नाम अगर आपके लिए नया नहीं है तो नया, अगर आपको लगता है कि ये नाम आपके लिए नया है तो आई एम क्वाइट श्योर कि ये नाम आपने पहले सुना हुआ होगा। जा करके वो गाना सुनिए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, उसमें जा करके देखेंगे तो नाम आएगा रंगहरा हरी सिंह नलवे से, ठीक है। तो यही व्यक्ति है, ये जीवन में अपने कभी युद्ध वगैरह नहीं आ रहे, अफगान जैसे ब्रेव ट्राइब को मतलब बहुत बार इन्होंने पराजित किया, और इनको बाघ मार कहा जाता था बिकॉज बहुत बार ये बाघों को अपने हाथों से चीर देते थे। अब इतना डिटेल में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज भारत का नेपोलियन विंसेंट स्मिथ का मानना है कि कौन से व्यक्ति हैं, तो समुद्रगुप्त है। हो सकता है आप एग्जाम देने जाए और ये नाम ही न दिखे समुद्रगुप्त का, हरि सिंह नलवा का नाम हो, तो उसको भी ऑप्ट करेंगे। करेक्ट आंसर ए। इलाहाबाद स्तंभ आप लोगों को पता ही है कि जगह का वास्तविक नाम क्या था, प्रयागराज था, ठीक है। क्यों प्रयागराज था, प्रयाग में शब्द जुड़ा हुआ है प्र मतलब प्रथम, और याग करना मतलब होता है यज्ञ करना। तो दुनिया में कहा जाता है कि प्रथम यज्ञ यहीं पर ब्रह्मा जी ने आयोजित किया। इसका नाम परिवर्तित कर देता है अकबर इलाहाबाद, और 2018 में पुनः योगी आदित्यनाथ साहब, योगी बाबा, इस जगह का नाम कर देते हैं प्रयागराज। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस पर क्या अशोक का लेख भी अंकित है, तो ये जानेंगे कि अशोक जिसने पूरे भारतवर्ष में क्या किया हुआ है ना, कि बहुत सारे अपने इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे शिलालेख खुदवाए और उसमें अच्छी अच्छी शांति की बातें लिखी। जब ये बात समुद्रगुप्त को पता चलती है तो बोलता है उसी शिलालेख पे मेरे लड़ाई झगड़े की बात भी लिखो कि इन 5 प्रकार के राज्यों को हम जीत रखे हैं, ठीक है। दूसरा कि उसी लेख पर समुद्रगुप्त का भी आपको प्रयाग प्रशस्ति है, और यह मूलतया कौशाम्बी में था, ठीक है। कौशाम्बी भी आप देखेंगे तो प्रयागराज के पास की एक जगह है, ठीक है। और माना जाता है कि जब आपको पूर्वी राज्यों को जीतने के अभियान पर अकबर निकला तो उसने इलाहाबाद में अपना बेस कैंप, अपने किले की स्थापना वगैरह करवाई, और तब कौशाम्बी जो कि वहीं इलाहाबाद के पास का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, इस स्तंभ को ट्रांसफर कर दिया गया। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, मूलतः कौशाम्बी में था, इसको नहीं भूलेंगे। 1 2 3। गुप्त शासकों द्वारा प्रयुक्त परम भट्टारक उपाधि का क्या अर्थ है, ठीक है। गुप्त शासकों ने कौन सी उपाधि उपयोग में लाई है, परम भट्टारक या परमेश्वर, ठीक है। इसका मतलब होता है भट्टारक, भट्ट मतलब होता है स्वामी, और परम भट्टारक मतलब क्या हो गया, सर्वोच्च स्वामी, सर्वोच्च शासक, ठीक है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। परम भट्टारक सम्राट के लिए प्रयुक्त उपाधि। गुप्त प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्या भुक्ति प्रांतों को कहा जाता था, विषय क्या जिला को कहा जाता था, और क्या विषय का प्रमुख विषयपति कहलाता था। पहला चीज जानेंगे कि सबसे ऊपर राष्ट्र होता था, जिसका प्रमुख कौन होता होगा, तो सम्राट होता था या राजा होता था, ठीक है। उसके नीचे फिर जो राज्य होते हैं, प्रोविंसेस होते हैं, उनको भुक्ति कहा जाता था। भुक्ति के जो गवर्नर्स होते थे, राज्यपाल होते थे, उनको कहा जाता था उपरी। जिलों को कहा जाता था विषय, और जिलों को जो व्यक्ति देखता था, ठीक है, एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसको कहा जाता था विषयपति। विषय के नीचे आप देखेंगे, जिलों के नीचे ब्लॉक्स होते हैं ना, तो ब्लॉक्स को कहा जाता था वीथी। आप देखेंगे कि एक ब्लॉक में 40 50 30 गांव होते हैं, जैसा जहां का प्रशासनिक रिक्वायरमेंट हो, और उसके नीचे ग्रामीण प्रशासन होता था, ठीक है, जिसको कि ग्राम भोजक कहा जाता था। तो अब इसके आधार पर देखिए, भुक्ति प्रांतों को कहा जाता था, हाँ कहा जाता था। विषय जिला स्तर पर होता था। और विषय के प्रमुख को क्या विषयपति कहते थे, तो कहते थे, करेक्ट आंसर तीनों होगा, 1 2 एंड 3, ठीक है। भुक्ति मतलब प्रांत, विषय मतलब जिला, और विषयपति उसका प्रमुख। गुप्त काल में सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से प्रसिद्ध है। पहला चीज तो जानेंगे स्वर्ण मुद्राओं को लेकर के, कि भारतवर्ष में पहली बार स्वर्ण मुद्राएं, जो गोल्डन कॉइन्स है, गोल्ड कॉइन्स हैं, उसको कौन सा व्यक्ति जारी करते हैं, तो हिंद यूनानी है, ठीक है। जो ग्रीक शासक है, इंडो ग्रीक शासक है यूनानी, यही लोग क्या करते हैं कि पहली बार सोने के सिक्के जारी करते हैं। सर्वाधिक प्योरेस्ट गोल्ड कॉइन कौन जारी करता है, सर्वाधिक सोने का अनुपात वाला, मतलब सर्वाधिक सोने की मात्रा वाले सिक्के कौन से लोग जारी करते हैं, तो कुषाण। मतलब इनके सोनों की जो शुद्धता थी, वो शुद्धता को हम लोग 22 कैरेट और 24 कैरेट में मापते हैं ना, तो सर्वाधिक शुद्धता कुषाणों की। और सर्वाधिक संख्या में किन लोगों ने जारी किया हुआ है, तो गुप्ताज ने किया हुआ है। हालांकि आखिर में गुप्त शासकों को हुनों के आक्रमण का सामना करना पड़ा। आक्रमण के समय आप देखेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर अधिक धन की आवश्यकता होगी,
और सोना कम पड़ जाएगा, धन कम पड़ जाएगा, तो अब दूसरे भी मेटल्स को उसमें मिला करके कॉइन्स को बनाएंगे। ठीक है, तो गुप्त शासकों के, खासतौर से आखिर वाले जो गुप्त शासक हैं, उस समय के सोने के सिक्कों की शुद्धता बहुत अच्छी नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किस नाम से प्रसिद्ध है? तो दीनार के नाम से प्रसिद्ध है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। पन्न क्या होता था? निष्क प्रारंभ आपको उत्तर वैदिक कालखंड में कहा जाता था आभूषणों को, और पन्न जो है ये मौर्य प्रशासन की एक आपको मुद्रा होती थी। ठीक है, अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है कि जो छोटे एम्प्लॉइज हैं, अधिकारी हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनको हम 60 पन्न की सैलरी देते हैं, और जो उच्च अधिकारी हैं उनको 48,000 की हम सैलरी देते हैं। तो स्वर्ण मुद्राएं मतलब दिनार। चंद्रगुप्त द्वितीय, अभी हम लोगों ने देखा कि 380 से लेकर के 412 तक, इसी के कालखंड में कौन सा व्यक्ति इंडिया आता है? तो फाहियान आता है। ठीक है, फाहियान इंडिया में कितने साल रहा? 399 या 400 से लेकर के 414 या 415 तक, मतलब कुल जमा 15 वर्ष रहा। ठीक है, और इसी ने क्या किया हुआ है कि शकों के आक्रमण से रोकने के लिए उज्जैन में अपनी राजधानी का हस्तांतरण किया। ठीक है, समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति जानते ही हैं। कुमारगुप्त के बारे में जानेंगे कि ये व्यक्ति को एक उपाधि मिली हुई है महेंद्रादित्य की, और एग्जाम में पूछते हैं, बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन, कि नालंदा यूनिवर्सिटी को विश्वविद्यालय को स्टैब्लिश करने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो कुमारगुप्त है। याद ऐसे रख सकते हैं कि कोई कुमारा आदमी होगा, वही पढ़ने लिखने में बहुत इंटरेस्टेड होगा, तो उसने यूनिवर्सिटी खोल दी। अगला क्वेश्चन जानेंगे कि इस व्यक्ति से संबंधित आपको इंस्क्रिप्शन कौन सा है, शिलालेख कौन सा है? तो बिलसड़ इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, बिलसड़ शिलालेख है। सड़ या साण शब्द इसमें लगा हुआ है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कुंवारा व्यक्ति मतलब साण टाइप से खुला होता ही है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, ये शादीशुदा भी थे। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में जानेंगे कि स्कंदगुप्त ने हुनों के आक्रमण का सर्वाधिक सामना किया, तो फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया। इन्हीं के राज दरबार में 9 रत्न थे, उस चीज को जानेंगे। अगला, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से जानते हैं, और स्कंदगुप्त ने हुनों का सामना किया। अब देखिए, कभी कभी ट्विस्ट करके भी क्वेश्चन पूछ देगा। एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, आपको लगेगा हाँ ये सच हो सकता है। जैसे अभी हम आपको बताएंगे फाहियान आया हुआ है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासन काल में, और उसी में वो अगला स्टेटमेंट जोड़ देगा कि वो नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन करके गया। तो नहीं भैया, नालंदा यूनिवर्सिटी बना ही नहीं था उस समय, ये बना ही है कुमारगुप्त के समय। तो यही छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे, एग्जाम में रिजल्ट तो चुटकी बजाते होगा, और थोड़ा अपनी क्षमताओं के ऊपर भरोसा रखेंगे। ठीक है, स्कंदगुप्त ने हुनों का सामना किया। इससे संबंधित जो अभिलेख है वो भीतरी अभिलेख है, और भीतरी कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। याद भी ऐसे रख सकते हैं, नाम क्या है? स्कंद। कंदमूल, कंदमूल कहां होता है? जमीन के भीतर होता है। इसके अभिलेख का नाम देखेंगे तो भीतरी अभिलेख है। ठीक है, गुप्त काल में पहली बार दीवानी और फौजदारी कानूनों का स्पष्टतया विभाजन किस ग्रंथ में दिखता है? अब नहीं भी पढ़े तो प्राण नहीं देना है कि जाई कैसा क्वेश्चन पूछ दिया। पहला चीज देखिए, गुप्त काल पूछ रहा है, मनुस्मृति उत्तर वैदिक कालखंड का लिखा हुआ है, कट हो जाएगा। जो अर्थशास्त्र है वो किस समय का लिखा हुआ है? ये मौर्यन प्रशासन के समय का लिखा हुआ है। मौर्यन प्रशासन मतलब 322 बीसी चंद्रगुप्त मौर्य से लेकर के 185 बीसी, जब बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देते हैं। तो पहला और सी तो नहीं होगा। जो ऋतु संहारम पुस्तक है ये कालिदास के द्वारा लिखी गई है, और इसमें भारत की ऋतुओं का वर्णन किया गया है कि सर्दी में कैसा लगता है इंडिया में, गर्मी में कैसा लगता है, गर्मी में कैसा लगता है वो तो अभी आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो इस किताब में भी नियम कानून क्यों बताया गया होगा? कोई राइटर आदमी होगा, कवि आदमी होगा, तो वो अच्छी कविताएं करेगा। बच गया याज्ञवल्क्य स्मृति, इसी में दीवानी और फौजदारी कानूनों का स्पष्टतया विभाजन। दीवानी कानून मतलब जमीन को लेकर के आपका किसी के साथ विवाद है, तो तब वो होगा दीवानी मामला, और इसी क्रम में आपकी उस व्यक्ति के साथ मारपीट हो गई, मुठभेड़ हो गई, तो वो हो गया फौजदारी मामला। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति के साथ साथ इसी समय में एक और स्मृति लिखी गई है, उसको भी जानेंगे। पेन बदल देते हैं ताकि आपके पास रेफरेंस रहे। ठीक है, नारद स्मृति, और नारद स्मृति में ब्राह्मणों के विशेषाधिकार बताए गए हैं। ठीक है, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार बताए गए हैं। ठीक है, तो बहरहाल आंसर बी होगा।
याज्ञवल्क्य स्मृति, दीवानी और फौजदारी कानूनों का स्पष्टतया विभाजन। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से थे, हाँ थे। वराह मिहिर क्या खगोल शास्त्री थे, ठीक है, थे। आर्यभट्ट क्या नौ रत्नों में से सम्मिलित थे, तो संभवतः आर्यभट्ट नौ रत्नों में से नहीं आते थे, मैथमेटिशियन थे। किताब लिखी हुई है कौन सी, आर्यभट्टीय, और बिहार के खगोल, इसी पटना के खगोल के आसपास में इनकी लैब वगैरह थी, ठीक है। करेक्ट आंसर फिर हो जाएगा 1 और 2। अब कालिदास और वराह मिहिर को नवरत्नों से जोड़ा जाता है। आर्यभट्ट को यूजुअली हम लोग नवरत्नों में से नहीं शामिल करते, मानते हैं कि इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते थे। एक और चीज देखेंगे, ये नौ रत्नों का जो लिस्ट है, इस चीज को भी जानेंगे, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है ना, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी कंपनियां अच्छा परफॉर्म करती हैं, इसी नवरत्न की अवधारणा से प्रभावित होकर के पहले उन अच्छा परफॉर्म करने वाली, फाइनेंशियली अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनियों को नवरत्न का दर्जा, और फिर और अच्छा करने पर महारत्न का दर्जा। एक बार उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, उसको एक बार देखेंगे और हमको मैसेज करेंगे कि महारत्न कंपनियों का क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। बोलेंगे तो हम भी बता देंगे, लेकिन अभी के समय में ना थोड़ा खुद से भी मेहनत करना सीखिए, ठीक है। और इसी सेम कॉन्सेप्ट को अकबर के दरबार में भी नौ रत्न थे, इसको भी जानेंगे, ठीक है। वो मुल्ला दो प्याजा वगैरह, रहीम खाने खाना वगैरह। तो बहरहाल हम लोग देखते हैं गुप्तकालीन नौ रत्नों को। कालिदास के बारे में जानेंगे कि सबसे प्रमुख ये रत्न, और संस्कृत के महानतम कवि। किस भाषा में लिखते थे, संस्कृत में। हालांकि नाटकों में जो शूद्र लोग होते थे वो प्राकृत भाषा बोलते थे, और जो ब्राह्मण्स होते थे या जो इलीट होते थे वो लोग ही संस्कृत बोलते थे। प्रसिद्ध रचनाओं में से अभिज्ञान शकुंतलम है, मेघदूतम है, ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम किसी भी भारतीय की लिखी हुई सबसे अच्छी किताब, ठीक है। शकुंतला की कहानी है। मेघदूतम किसकी कहानी है, तो एक यक्ष की कहानी है, जिसको 1 साल के लिए अपने राज्य से कुबेर ने निकाल दिया था। इसके अतिरिक्त कुमार संभवन देख लीजिए, मालविकाग्नि मित्र देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने मेघदूतम देखा, उसको देखिए। धन्वंतरी चिकित्सा शास्त्र के ये आपको थे, सम्राट के मुख्य राज्य वैद्य थे, फिजिशियन थे। याद रखेंगे 4 वैद्यों का नाम, सुश्रुत और चरक, जिन्होंने लिखी है चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। ये कनिष्क के राज दरबार से संबंधित थे या उनके काल के संबंधित थे। एक और व्यक्ति का नाम हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक और डॉक्टर का नाम पढ़ा हुआ है, जिसका नाम था जीवक। और जीवक के बारे में पढ़ रखा है कि बिंबिसार का वो राजवैद्य था, और जब अवंती के शासक चंद्र प्रद्योत को पीलिया रोग हुआ तो उसको भेजा गया कि जाओ उस आदमी को ठीक करके आओ। और ये चौथे धन्वंतरी। ऐसा माना जाता है मिथोलॉजिकली कि समुद्र मंथन से जब अमृत निकला तो उसको लेकर के भी देवता धन्वंतरी ही निकले, लेकिन ये दूसरे व्यक्ति हैं, ठीक है। वराह मिहिर क्या है, मैथमेटिशियन है और एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमर क्या काम करते हैं, ग्रहों की गणना करते हैं, उनकी चाल वगैरह को स्टडी करते हैं। तो चाल को स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब कि आपको मैथ्स तो आना चाहिए ना भाई, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स थोड़े लगाएंगे। और इनकी जो प्रमुख पुस्तक है वो है पंचसिद्धांतिका। अमर सिंह ने अमर कोश लिखा हुआ है, और अमर कोश किस चीज की पुस्तक है। अमर मतलब अपने नाम से, अमर सिंह से अमर उठा लिया गया, कोश मतलब खजाना, खजाना रुपए पैसे का खजाना नहीं, शब्दों का खजाना, संस्कृत शब्दों का खजाना। वह रुचि संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, मतलब संस्कृत के स्कॉलर थे, उनको जानेंगे। शंकु को जानेंगे, ये आर्किटेक्ट थे, वास्तुकार थे। कोन को हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु ही तो बोलते हैं ना। तो पहले जो बिल्डिंग्स बनाई जाती थी वो रेक्टेंगुलर या आपको स्क्वायर शेप की बनाई जाती थी। पहली बार बृहत्तर पैमाने पर शंकु ने ही एक्सपेरिमेंट किए कि बिल्डिंग्स के ऊपर जो नागर शैली वगैरह में देखेंगे कोनिकल शेप होता है। इन सारी चीजों के कारण शंकु शब्द ही कोन के लिए आ गया, ठीक है। छपनक के बारे में जानेंगे कि ये व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर थे। बैताल भट्ट के बारे में जानेंगे, ये व्यक्ति आपको मैजिशियन थे, जादूगर थे, ठीक है। और घट खप्पर के बारे में जानेंगे कि ये भी कवि और लेखक थे, ठीक है। तो ये 9 याद रखें। अटाविक राज्य मुख्यतया किस क्षेत्र में स्थित है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या जाना कि समुद्रगुप्त 5 प्रकार के राज्यों को जीतने की बात करता है, ठीक है। एक उत्तर भारत के, एक दक्षिण भारत के, और एक अटाविक राज्यों की वो चर्चा करता है। एक शक और कुषाणों की चर्चा करता है चौथा, और 5वां हिमालयी रीजन के, मतलब तराई क्षेत्र वाले राज्यों की चर्चा करता है। तो अटाविक जिन राज्यों को जीता गया था वो विंध्यन क्षेत्र के राज्य थे। आंसर होगा बी, ठीक है। अगला देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया, ठीक है। 380 से लेकर के 412, लेकिन बीसी नहीं एडी, ठीक है। उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। पहली राजधानी कौन सी, तो यही पाटलिपुत्रा के आसपास से रूल करते थे ये लोग भी, ठीक है। और अगला पश्चिमी मार्ग, व्यापार मार्गों पर नियंत्रण प्राप्त करना उसका उद्देश्य था। पश्चिमी व्यापार मार्गों पर शक लोग जो है
वो बड़ी संख्या में समस्या उत्पन्न कर रहे थे। और अगर वेस्टर्न कोस्ट को अगर आपको कंट्रोल करना है ना, तो पटना से थोड़े कर लेंगे, थोड़ा तो और आगे बढ़ना होगा ना, तो इसीलिए उज्जैन में अपनी एक राजधानी, दूसरी राजधानी स्थापित की गई। इसका मतलब वो भी सही, ये भी सही, और सही एक्सप्लेनेशन भी। करेक्ट आंसर ए। अगला देखेंगे, परमेश्वर उपाधि का प्रयोग किस वंश ने प्रमुखता से किया? परम भट्टारक हो गया या परमेश्वर हो गया, किन लोगों के ऊपर संबंधित है? गुप्त लोगों के ऊपर। सातवाहन किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो मातृसत्तात्मक सत्तात्मक नामों के लिए जाने जाते हैं, गौतमी पुत्र सातकर्णी वगैरह हो गए। कुषाण किस चीज के लिए जाने जाते हैं? तो ये लोग देव पुत्र उपाधियां धारण करते हैं। और वहीं मौर्यों में देखेंगे ना, तो अशोक एक उपाधि धारण करता है, विच इज देवान प्रिय दसी, मतलब देवताओं का प्यारा। ठीक है, तो इसीलिए हम एबीसीडी नहीं करते हैं, थोड़ा और भी चीजें डिटेल में लोग बात करते हैं। करेक्ट आंसर होगा सी। गुप्त शासकों ने ही परम भट्टारक हो गया या महाराजा धीराज हो गया परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की। एरन अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। क्या लिखा हम लोगों ने, क्या पढ़ा? एरन अभिलेख मतलब भानुगुप्त, दूसरा कि उसके कोई आपको आर्मी कमांडर थे गोपराज, जो हुनों से लड़ते हुए मर गए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में है क्या? ये मध्य प्रदेश में है। हुन संघर्ष का उल्लेख मिलता है, मिलता है। क्या ये समुद्रगुप्त से संबंधित है? तो नहीं सर, ये भानुगुप्त से संबंधित है। ठीक है, भानुगुप्त और उनके मध्य एक आपको आर्मी कमांडर गोपराज का उल्लेख है। ठीक है, तो तीसरा गलत हो गया, तो 3 तो ऐसे ही कट गया। करेक्ट आंसर ए। अगला देखेंगे, देवगढ़ मंदिर किस मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है? अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक कहानी जानी नर नारायण की और शेषनाग के ऊपर लेटे हुए भगवान विष्णु। ये पूछे कि गुप्त काल में किस देवता की प्रमुखता से पूजा होती थी? तो भगवान विष्णु। एक चीज जानेंगे, इसी समय में मंदिर निर्माण की पंचायतन या पंचायतन शैली का निर्माण हुआ। पंचायतन शैली मतलब समझना है, ये सरपंच और पंच वाली कहानी नहीं है, ये 5 वाली कहानी है। जैसे दुर्गा पूजा में अब चले जाएंगे ना, तो जगत जननी माता दुर्गा सेंटर में, केंद्र में अधिष्ठापित होती हैं। उनके इर्द गिर्द आपको 4 और गॉड्स होते हैं, जैसे भगवान कार्तिकेय हो गए, भगवान गणेश हो गए, माता सरस्वती हुई, माता लक्ष्मी हुई। ठीक उसी तरीके से अगर कोई और मंदिर आप बना रहे हैं जो किसी और देवता को डेडिकेटेड है, और किनारे किनारे पर आप सेमी गॉड या गौण देवताओं को स्थापित कर रहे हैं, तो उस शैली को कहते हैं पंचायतन। ये पॉपुलर हुआ है किस समय में? तो गुप्ताज के समय में पॉपुलर हुआ है। और नर नारायण की मूर्ति जो देवगढ़ मंदिर कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर आपको जिले में है। और गुप्तकालीन मंदिरों की खासियत है कि इसके निर्माण में ईंटों को व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल में लाया गया है। ठीक है, नर नारायण या शेषनाग पर लेटे हुए भगवान विष्णु। अहिछत्र, अहिछत्र मतलब और हम लोगों ने कहा पढ़ा हुआ है? अहिछत्र बरेली का पुराना नाम है। यहाँ से यमुना जी की एक मूर्ति मिली हुई है। देवगढ़ जाना जाता है नर नारायण की मूर्ति के लिए। एरन भानुगुप्त का आपको अभिलेख है। और उज्जैन द्वितीय राजधानी बनाया गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 2 के द्वारा, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के द्वारा। करेक्ट आंसर फिर ए। रोमक सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? रोमक सिद्धांत, चूंकि रोमन लोगों से, रोमन सिविलाइजेशन से हम लोगों ने खगोल शास्त्र के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें सीखी। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि एक पुस्तक का नाम ही उनको ट्रिब्यूट देने के लिए रोमक सिद्धांत रख दिया गया। ठीक है, सी होगा करेक्ट आंसर। गुप्तकालीन समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। शूद्रों को पुराण पढ़ने की अनुमति थी। महिलाओं को भी पुराण सुनने का अधिकार था। ठीक है, जानेंगे कि गोल्डन एरा कहा जाता है, गोल्डन एरा, स्वर्ण काल भारतीय इतिहास का कौन सा, या क्लासिकल एज कौन सा? तो गुप्त। ठीक है, गुप्त ये जो टाइटल है ना, ये लोग जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में क्या लोग थे? तो ये लोग वैश्य लोग थे। ठीक है, ये कुछ नहीं है टाइटल। हमारे अगल बगल जाएंगे ना, तो गुप्ता जी लोगों की किराने की दुकान जरूर होगी, जो वैश्य या बनिया समाज से आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने और क्या देखा हुआ है कि जो वैदिक एरा के ब्राह्मण थे वो बहुत अच्छे थे, वो अल्ट्रा मॉडर्न थे। ठीक है, वो विधवा विवाह को प्रमोट करते थे, बाल विवाह नहीं होता था। लेकिन उत्तर वैदिक कालखंड में जाति व्यवस्था इतनी एक सोशल एविल, इतनी बड़ी एक सामाजिक कुप्रथा आई, जिसने शूद्रों और महिलाओं के सामाजिक विकास को रोक दिया। ठीक है, लेकिन अगर इन लोगों को महान शासक गिना जा रहा है, जैसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय को भारत के सर्वाधिक महान शासकों में से एक गिना जाता है, तो इसका मतलब ये लोग लिबरल रहे होंगे। शूद्रों को पुराण सुनने की अनुमति थी, महिलाओं को भी पुराण सुनने का अधिकार था।
वैदिक अध्ययन पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार था। आपको बोले ना कि एक स्ट्रीम लाइन से बचेंगे और इतने अच्छे शासकों के बारे में तो और भी बचेंगे, तो आंसर होगा केवल 1 और 2। ठीक है, मतलब एक। गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राओं पर सर्वाधिक चित्र किस शासक के मिलते हैं? आप देखिए, ये क्वेश्चन हो सकता है आप कहीं पढ़े नहीं हो, और क्वेश्चन आप नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसमें इंटेलिजेंस गेस आपको क्या करना चाहिए। पहले तो हम लोगों ने बात किया कि सबसे लंबे कालखंड तक शासन करने वाला व्यक्ति समुद्रगुप्त, ठीक है, 335 से लेकर के 380 एडी तक। दूसरा, इसके जो पहले 2 शासक थे श्रीगुप्त और घटोत्कच, वो कोई बहुत बड़े राजा नहीं थे। पहले जो बड़े राजा हुए वो चंद्रगुप्त प्रथम हुए, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने फैक्ट क्या जाना कि समुद्रगुप्त बड़े व्यापक पैमाने पर क्या करते थे, भारत के शासन करते थे और बड़े सारे राज्यों को जीत करके उन्होंने अपना अधीनस्थ बना लिया। तो इसका मतलब कि अगर हम बहुत सारे दक्षिण भारत के राज्यों को या अटाविक राज्यों को गुलाम बनाए होंगे ना, तो हर जगह से जाने पर मेरे ही सिक्के मिल रहे होंगे। इसका मतलब सर्वाधिक चित्रण हुआ है किसका? तो समुद्रगुप्त का। और समुद्रगुप्त को दिखाया गया है वीणा वादन करते हुए, वीणा बजाते हुए। इसीलिए एग्जाम में पूछे कि कौन सा गुप्त शासक है जिसको कविराज कहा जाता था, ठीक है। यूं तो इनके दरबारी कवि हरिसेन थे, बट इनको भी क्या कहा जाता है? कविराज कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने क्या किया है? अनेक प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं जारी की। समुद्रगुप्त की दक्षिण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करिए। उसने दक्षिण के राज्यों को पूर्णतः अपने साम्राज्य में मिला लिया, ठीक है। प्रयाग प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि मेरे राजा ने क्या किया कि दक्षिण भारत को जीता, लेकिन पूरे साम्राज्य को अपने में नहीं मिलाया, क्योंकि दक्षिण भारत आप कैसे रूल करते हैं? उस समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और मोबाइल फोन थोड़े था, तो उनको जीत करके बोला गया कि तुम ही लोग शासन करो, लेकिन टाइम भी हमको कर दे देना। तो उसने कई दक्षिण राज्यों को पराजित कर पुनः शासन सौंप दिया, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट अपने में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं और यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसका मतलब दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते, तो ऐसे ऑप्शन हटाइए तो जिसमें 1 और 2 एक साथ हो, तो कम से कम एक ऑप्शन तो आपका गलत हो, तो मतलब एक ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर लिया ना। नीति सामंतवादी अधीनता की थी। अरे भाई, इसी को तो सामंतवादी अधीनता बोला जाता है ना, कि जाओ तुम ही राज करना, लेकिन वर्चस्व मेरा रहेगा, मेरे बिहाफ पर उस जगह से तुम टैक्स कलेक्ट करो, कुछ अपने पास रखो, कुछ हमको भेजो, और किसी दूसरे देश के साथ मेरा पंगा वंगा हो गया, किसी दूसरे राजा के साथ, तो थोड़ा सेना वेना लेकर के मदद करने को आ जाना। तो दूसरा और तीसरा सही होगा, पहला गलत होगा। पहला गलत 3 से निकल जाता, ऐसे ही बी आपका करेक्ट आंसर होता। गुप्त काल में विषयपति क्या होता था? अभी हम लोगों ने देखा था जिला अधिकारी, ठीक है। अगला देखेंगे, परम भट्टारक मतलब क्या होता है? सर्वोच्च शासक। विषय मतलब जिला, भुक्ति मतलब प्रांत जिसके प्रशासक को ऊपरी कहा जाता था, और दिनार मतलब स्वर्ण मुद्रा। करेक्ट आंसर ए। गुप्तकालीन कला के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए। जो देवगढ़ मंदिर है उत्तर प्रदेश के ललितपुर वाला, वो गुप्तकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अही छत्र से यमुना जी की प्रतिमा मिली हुई है, ठीक है, मगर पे बैठी हुई, मगरमच्छ पे बैठी हुई, ये भी सही है। और गुप्तकालीन कला पर गांधार प्रभाव पूर्णतया समाप्त हो गया था। गांधार कला हम लोगों ने देखा हुआ है ना कि यूरोपियंस के हेलेनिस्टिक आर्ट से गांधार कला का उद्भव हुआ, विकास हुआ, लेकिन ये भी देखिए एक एक्सट्रीम वर्ड दिया हुआ, पूर्णतया समाप्त हो गया। कला पूर्णतया समाप्त ऐसा जितनी जल्दी नहीं होती है ना, ठीक है। तो तीसरा वाले को गलत मानेंगे, तब 1 और 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गुप्तकालीन कला में भारतीय तत्व प्रमुख थे, किंतु गांधार कला पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ। गांधार कला और इसी से आगे जाकर के भारत की पहली इंडिजिनस, पहली स्वदेशी कला का विकास होता है, मथुरा आर्ट। और इन दोनों आर्ट में जो सर्वाधिक जिनका चित्रण किया गया है जिस व्यक्ति का, वो है भगवान बुद्ध। ये लोग हिंदू लोग थे और इसीलिए इन लोगों ने बड़े पैमाने पर क्या किया हुआ है ना कि भगवान विष्णु की मूर्तियों को स्थापित किया है। लेकिन कोई भी महान आदमी होता है वो दूसरे धर्मों को परेशान नहीं करता है, यही कारण है कि इन लोगों की बड़ाई की जाती है। औरंगजेब जैसे लोग हमेशा निंदा का पात्र होते हैं, ठीक है। तो भारतीय तत्व प्रमुख थे, लेकिन गांधार कला पूर्णतया समाप्त नहीं हुआ। गांधार कला मतलब भगवान बुद्ध वगैरह की मूर्तियां बनाने से किसी को नहीं रोका गया, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रयाग प्रशस्ति किस लिपि में लिखी गई है, ठीक है। पहला चीज जानेंगे, ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, ये छोटा मतलब देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर टाइप से है, ठीक है। पहला चीज जानेंगे कि गुप्त कला में, गुप्त काल में गोल्डन एज माना जाता है संस्कृत लैंग्वेज का, ठीक है। ये जो कालिदास वगैरह हैं ये संस्कृत के ही तो सबसे बड़े नाटककार है ना, जिसमें जो भद्र लोग हैं, भद्र लोग मतलब जो इलीट लोग हैं,
रईस लोग होते थे समाज के, प्लस ब्राह्मण लोग शूद्र संस्कृत भाषा बोलते थे, और बहुत सारे नाटकों में जो शूद्र लोग थे ना, वो प्राकृत भाषा में बात करते थे। किस भाषा में बात करते थे? प्राकृत में। ठीक है, तो संस्कृत को गोल्डन एरा तो कहा जाता है, लेकिन संस्कृत भाषा है, लिपि नहीं है। अगर यहीं पर लिपि की जगह भाषा होता तो करेक्ट आंसर संस्कृत होता, लेकिन लिपि कौन सी है? संस्कृत को किस लिपि में लिखा जाता था? तो ब्राह्मी में। वन आप ऐसे लिख सकते हैं, वन ऐसे लिख सकते हैं, वन ऐसे लिख सकते हैं, या वन ऐसे लिख सकते हैं। ये चारों वन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लिपि पूछे तो ब्राह्मी और भाषा पूछे तो संस्कृत। ठीक है, तो यहां तक के क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। अगले क्वेश्चन फिर अगले सेशन में देख रहे होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन या इनका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सो दैट वी कुड सॉल्व यू बेटर। आपके लिए ऐसे ही हम एमसीक्यू के सेशन लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।